नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद एग्री अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे विसर्ग संधि और विसर्ग संधि के हम 5 नियम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम 7वां विसर्ग संधि पढ़ चुके हैं और जिसमें हमने 11 स्वरों के साथ विसर्ग और अघोष वर्णों को जोड़ा था। और आज हम जोड़ेंगे विसर्ग संधि में सघोष वर्णों को। टॉपिक हमारा क्या है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि आज हम क्या करेंगे? 11 स्वरों में से कोई स्वर होगा, उसके साथ विसर्ग होगा और आगे कोई भी वर्ण होगा, वो कौन सा होगा? सघोष वर्ण होगा। तो विसर्ग किसी न किसी वर्ण में चेंज हो जाएगा और इसी से हम इन नियमों को पढ़ेंगे। आज हमारा है नियम नंबर 6। नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 क्या कहता है कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि अस्वर हो, उसके साथ विसर्ग हो और आगे जो द्वितीय पद होगा वो अस्वर के अलावा किसी अन्य स्वर से निर्मित हो तो विसर्ग का लोप होगा। तो हम बात करते हैं कैसे होगा कि पहले पद की अंतिम ध्वनि क्या होगी? ए होगी और उसके साथ क्या होगा? विसर्ग होगा। प्लस आगे क्या होगा? आगे ए के अलावा कोई अन्य स्वर, ए के अलावा कोई अन्य स्वर, यानी कि क्या होगा? ए नहीं होगा यहाँ पर, तो कितने स्वर होंगे? 10 स्वर होंगे। ए को छोड़कर आ, ई, ओ, री, ए, आई, ओ और औ कोई भी होगा तो निश्चित ही विसर्ग का क्या होगा? लोप हो जाएगा। यानी कि संधि करते समय विसर्ग को हटा देंगे और शब्द को जोड़कर लिख देंगे और ये संधि कहलाएगी विसर्ग संधि। ए स्वर के साथ विसर्ग हो, आगे ए के अलावा कोई स्वर योग करता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। उदाहरणों पे हम चर्चा कर लेते हैं। पहला हमारा उदाहरण है, जैसे बात करेंगे, शब्द आता है एतेव। क्या आता है? एतेव। एतेव में संधि होती है विसर्ग, लेकिन इसका संधि विच्छेद करें तो होता है एतेह धन एव। एतेह धन एव। देखो दोस्तों, बात करेंगे प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ए स्वर के साथ विसर्ग होगी तो एतेह में ए स्वर है, तय में आगे विसर्ग है, तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। एक बार एतेह तय को हलंत कर लिया, आगे ए स्वर है, ए के अलावा स्वर है, आगे क्या है? वह जैसा भी है। अब इसके कारण इस विसर्ग का क्या होगा? लोप, और मूल शब्द क्या बच जाएगा? एतेव। और एतेव में संधि कौन सी होगी? अगर एतेव इस रूप में हमें लिखा हुआ मिल रहा है, अगर इस संधि विच्छेद इस रूप में मिल रहा है तो हम संधि बताएंगे विसर्ग संधि। दोस्तों ध्यान रखना, यदि यही शब्द हमें इस रूप में संधि विच्छेद मिले, अतः प्लस एव, अगर ये मिल जाए तो संधि चेंज हो जाएगी। यहाँ पर तो संधि विसर्ग दिखेगा, अतः के साथ तो विसर्ग संधि, लेकिन अतः के साथ विसर्ग नहीं होगा और ऐसा एव मिला आगे तो हम कह देंगे संधि होगी यहाँ पर वृद्धि संधि। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। कैसे होगी? क्योंकि अतः में ए स्वर है और आगे ए स्वर है। विसर्ग संधि में स्वर संधि में हमने एक बात पढ़ी थी कि ए स्वर के साथ में ए या आई स्वर योग करता है तो एक का आई आदेश हो जाता है। तो हम बात करेंगे कि यहाँ पर, अब हम बात करेंगे यहाँ पे ए स्वर है, आगे ए है और दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? आई बना लेंगे। पीछे क्या बच गया? अतः अलंत बच गया, आगे क्या बच गया? वह बच गया। जब जोड़ेंगे
तो संधि पद बनेगा अतएव। अगर ये मिलेगा तो संधि होगी वृद्धि, अगर ऐसे मिलेगा तो संधि होगी विसर्ग। और टुकड़े पे ध्यान देना है, ये तो आप कर दोगे, लेकिन यदि विसर्ग लगा हुआ है आराम से आप विसर्ग कर देना, दोनों में समानता है थोड़ी सी, तो ध्यान रखना। ये है विसर्ग संधि और ये है वृद्धि स्वर संधि। अगले उदाहरण पे बात करते हैं। शब्द है यस है प्लस इच्छा, यस है प्लस इच्छा। देखो दोस्तों, यस में अंतिम ध्वनि क्या है? ये, उसके साथ क्या विसर्ग, आगे क्या ईश्वर, ए के अलावा कोई स्वर है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप। तो हमें करना क्या है? यस इच्छा, विसर्ग को हटा दो, प्लस चिन्ह को जोड़ दो, संधि कौन सी होगी? विसर्ग। लेकिन ध्यान देना, अगर विसर्ग नहीं हो साथ में यस प्लस इच्छा, यस प्लस इच्छा। अब ध्यान देना, यहाँ पर विसर्ग है यस के साथ, यहाँ पर यस के साथ विसर्ग नहीं है। अब देखो, अगर यहाँ पे अंतिम ध्वनि क्या है? ए, और आगे स्वर कौन सा है? ए। हमने स्वर संधि में पढ़ा था कि ए आ के साथ में ई स्वर योग करता है, ए आ के साथ में ई या बड़ी ई योग करता है तो उसका ए आदेश होता है। तो यहाँ पर ए और ई मिलकर क्या बना लेंगे? ए। अब यहाँ पे से ए को निकाल लिया तो मेरे पास बचा यस हलंत बचा, आगे क्या बचा? छा बचा। अब दोस्तों बात करेंगे, इसको जोड़ेंगे तीनों टुकड़ों को तो शब्द बनेगा यस से छा। क्या बनेगा? यस से छा। और संधि कौन सी होगी? यहाँ पर गुण स्वर संधि होगी। कौन सी होगी? गुण स्वर संधि होगी। यदि यस के साथ विसर्ग नहीं है और इच्छा टुकड़ा करके दे दिया तो ये टुकड़ा होगा गुण स्वर संधि का। और यदि यस के साथ विसर्ग दे रखा है तो संधि होगी स्वर, सॉरी विसर्ग स्वर, विसर्ग संधि, और यहाँ पे होगी स्वर संधि। ध्यान रखना। आगे उदाहरण पे चर्चा करते हैं। शब्द आता है पेय प्लस आदि, पेय प्लस आदि, विसर्ग है साथ में, उससे पहले ए स्वर है, ये में ए की ध्वनि है, आगे आ स्वर है ए के अलावा, हाँ, तो विसर्ग का क्या कर दो? लोप कर दो। तो पद क्या बन जाएगा? पयादी। ऐसा कैसा लिखा जाएगा ये? और यदि ऐसा मिल जाए तो संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि। लेकिन ध्यान देना, कदम कदम पे संकट है। पेय प्लस आदि, अगर हमें ऐसे दे दिया, विसर्ग नहीं दिया साथ में। अब देखो, पेय में अंतिम ध्वनि क्या है? आगे क्या है? आ। हमने पढ़ा था स्वर संधि में ए के साथ में ए आता है तो आ बनता है, ए के साथ में आ आता है तो आ बनता है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? दोनों का आ। इससे पीछे मेरे पास शब्द बच गया पेय, आगे मेरे पास बच गया दी। जब जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा पयाती, और संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। मैंने एक एक बात आपके सामने प्रस्तुत की है। यदि टुकड़ा पयादी ऐसे मिलेगा तो संधि होगी दीर्घ स्वर संधि, और यदि पै के साथ विसर्ग है तो संधि होगी विसर्ग संधि। यहाँ पे स्वर हो जाएगी और यहाँ पे, तो दोनों बात समझ में आ रही है ना? एक साथ हमें चीज को समझेंगे, याद रखना है। पयादी यदि ऐसे मिलेगा तो संधि कर देना वृद्धि स्वर संधि, और पयादी ऐसे आ जाए तो संधि कर देना विसर्ग स्वर संधि। यहाँ से इंपॉर्टेंट उदाहरण अक्सर पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। आगे हम उदाहरणों पे और चर्चा कर लेते हैं। एक उदाहरण और है, तत् प्लस एव, तत् प्लस एव। अब यहाँ पे विसर्ग है, आगे ए के अलावा स्वर है, क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस ऐसे कर दो, बन गया संधि। ये संधि विच्छेद और ये संधि पद। लेकिन दोस्तों वही बात है, अगर टुकड़ा हमें ऐसे दे दे तत् प्लस एव, अब दिक्कत हो सकती है। कैसे? अब देखो यहाँ पे ए आगे ए के बाद में ए आए तो आई, ए के बाद में आई आए तो भी आई, और दोनों का रूप क्या होगा? आई।
पीछे क्या बच गया तत् अलंत और आगे क्या बच गया ए, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा तेव, क्या बनेगा ततेव। दो मात्रा दिखेगी तो कौन सी संधि, वृद्धि स्वरे संधि, ध्यान रखना। ये था नियम नंबर 6। यदि ए स्वर के साथ विसर्ग हो, आगे ए के अलावा कोई स्वर योग करता है तो संधि पद बनाते समय विसर्ग का लोप कर देना है। अब हम बात करते हैं इसी नियम से, नियम नंबर 7 निकलेगा। आपके दिमाग में, आपके भेजे में एक सवाल उठा होगा, यदि सर ये बताओ कि ए के साथ तो विसर्ग है और इसका योग ए के अलावा स्वरों से हो रहा है, लेकिन सर यहाँ पर ए आ जाए तो क्या हो जाएगा कि ए आ जाए, हाँ आ जाएगा। अब नियम 7 बन जाएगा, ए आ जाएगा और उसके साथ और भी वर्ण होंगे। हम कौन से वर्ण जोड़ रहे हैं, सघोष वर्ण, और सघोष वर्णों में सभी स्वर भी होते हैं। वहां पर 10 स्वर तो जोड़ लिए, यह स्वर अब जोड़ रहे हैं तो बाकी क्या बच गया, ए तथा सघोष व्यंजन वर्ण, केवल व्यंजन, क्योंकि ए के साथ 10 स्वर तो वहां जोड़ लिए, वो भी सघोष होते हैं। एक यहाँ जोड़ लिया, एक ये हो गया और 20 ये हो गए, कुल कितने हो गए 21। 10 वहां जोड़ लिए, कुल कितने 31। सघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, 31 होती है। तो बात करें ए के साथ 31 सघोष वर्णों का योग नहीं हो रहा है, तो अब हम चर्चा करेंगे कि क्या होगा। ध्यान रखना, यदि ए स्वर के साथ विसर्ग हो, उसका योग ए स्वर से हो या किसी सघोष व्यंजन से। सघोष व्यंजन कौन से होते हैं, आपने वर्ण विचार में पढ़ा होगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, ये, रे, ले, वे और है, और सभी स्वर सघोष होते हैं। ए के साथ 10 वहां जोड़ लिए, एक ये बच गया तो सभी स्वर भी आ लिए, तो यानी कि ये योग करेंगे, यानी इनसे बना कोई शब्द होगा तो विसर्ग किसमें बदलेगा दोस्तों, ऊ में बदलेगा। किसमें बदलेगा, ऊ में बदलेगा, और ऊ का रूप हो जाएगा ओ, क्या हो जाएगा ओ, और इसे ही हम कहेंगे उत्वय विसर्ग संधि। क्या नाम देंगे, उत्वय विसर्ग संधि। चलो उदाहरणों पे चर्चा कर लेते हैं। यानी ए स्वर के साथ विसर्ग हो, उसका योग ए के साथ हो या फिर किसी सघोष व्यंजन वर्ण से, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये, रे, ले, वे ऐसे होता है तो विसर्ग चेंज होगा ऊ में, और आगे ए, पीछे ए होता है, आगे ऊ हो गया, इसके कारण इसका क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। पहले ऊ में बदलता है, बाद में ओ बनता है। अब चर्चा हम करेंगे। मेरे पास उदाहरण है, मनः प्लस अभिलाषा, मनः प्लस अभिलाषा। देखो दोस्तों, प्रथम पद देखना है, ए स्वर के साथ विसर्ग, मन में ए है, आगे क्या है विसर्ग, तो हम देख लेते हैं इसको अलग से करके। मैंने मैं अलग करके ए को बाहर निकाल लिया, आगे क्या है विसर्ग, प्लस आगे क्या है ए, और आगे क्या बचा है बिलासा। देखो दो वर्णों के मेल से संधि बनती है। अब देखो यहाँ पर विसर्ग के साथ ए है और आगे ए से योग रहा है, तो इसका क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। और पीछे क्या है, सॉरी ओ बन जाएगा, और पीछे क्या है ए, और दोनों का रूप ए के बाद में ओ आता है तो ओ बनता है। ये हमें गुण स्वर संधि में पढ़ रखा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा इसका ओ। पीछे क्या है मैंने, आगे क्या है ए, आगे क्या है भिलासा। अब इसको जोड़ेंगे तो ध्यान रखना, यदि ए स्वर के साथ विसर्ग होता है, आगे ए होता है, तो ए का अवग्रह चिन्ह बनता है। क्या बनता है, अवग्रह चिन्ह। और ये ए स्वर से छोटा स्वर होता है, इसे अदृश्य स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अदृश्य स्वर। तब देखो क्या बनेगा टुकड़ा, मैं न अलंत है, ओ की मात्रा मनो भी लासा, मनोभिलाषा।
लेकिन दोस्तों ये शब्द भी शुद्ध है। लेकिन अब अगर हम ऐसे लिखे मैनो भी लासा, अब देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया अवग्रह चिन्ह, इसे बोलते हैं अवग्रह चिन्ह। ये ए स्वर से छोटा स्वर होता है, ये अदृश्य स्वर होता है। इसका किसी शब्द में होना या न होना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन यदि आपको संधि पद में दोनों दे दे तो पहले प्राथमिकता इसको देंगे। यदि ये लिखते हैं ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है, यानी कि यहाँ पे ए और ओ का बन गया ओ और आगे ए है, इसका अवग्रह बन जाता है। ध्यान रखना मनोअभिलाषा दोनों ही शुद्ध है। आगे हम बात करते हैं उदाहरण की। शब्द आता है प्रथम प्लस अध्याय, प्रथम प्लस अध्याय। प्रथम पद देखो उसमें मैं में ए स्वर है, आगे विसर्ग है, तो उसको निकालेंगे। शब्द बचेगा पारथ है, मैं हलंत करके निकाल लिया। आगे मेरे पास शब्द है अध्याय और अध्याय में पहला स्वर क्या है? अब ए स्वर के साथ विसर्ग और आगे ए हो तो विसर्ग बदलेगा ओ में। किससे बदलेगा? ओ में। अब इससे पहले मेरे पास क्या है? ए, उससे पहले मेरे पास क्या है? प्रथम है। अब आगे क्या बच गया मेरे पास? अध्याय। ध्यान से देखना है। अब देखो दोस्तों, ए के बाद में ऊ है, जब इसको दोनों को जोड़ेंगे ना तो हमें पता है कि ए के बाद में ऊ आता है तो ओ बनता है। ये बात हमें गुणसंधि में पढ़ी है। तो इन दोनों का रूप क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अब इनका रूप होगा तो पीछे क्या बच गया? प्रथम बच गया और आगे मेरे पास शब्द बच गया अध्याय। क्या बच गया? अध्याय। अब इसको जोड़ते हैं, पैरथ है, मैं हलंत है तो ओ की मात्रा लग जाए प्रथमो। अब आगे क्या है? अध्याय। अब इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, ऐसे नहीं लिख सकते, तो इस ए का क्या बना देंगे? अवग्रह बना देंगे। क्या बना देंगे? अवग्रह। या फिर इसको लिखो ही मत, तो शब्द दो बन जाएंगे, या तो प्रथमोध्याय, या तो ये लिखो, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। ये चिन्ह ए का अवग्रह बनता है। अब एक कई बुकों में आपने देखा होगा, तो आज इसका पता चल गया होगा कि ये क्यों लिखा जाता है। तो ध्यान रखना, ये ए स्वर से छोटा स्वर है, ये अदृश्य स्वर है। ये लिखना या नहीं लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यदि संधि कोई पूछ ले प्रथमोध्याय में कौन सी संधि है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, तीसरा कोई और दे देगा और चौथा दे देगा, इनमें से कोई नहीं, तो आपको पहले प्राथमिकता इसको देनी है, क्योंकि यहाँ पर अवग्रह दिया। अगला ये जानना चाहता है कि विद्यार्थी को इस बात का पता है कि नहीं है, ये राइट है, ठीक है, लेकिन ये है ही नहीं, ये दे दिया तो हमारा ये भी सही है। इसका लिखना है लिखना कोई जरूरी नहीं होता है। उसके बाद आगे हम उदाहरण पे चर्चा करते हैं। अगला उदाहरण है सरोज। क्या है? सरोज। क्या होता है? इसके संधि की बात करें तो बताना, सर प्लस जय, सर प्लस जय, सर प्लस जय। अब बात करेंगे आगे क्या है? जय, कै सॉरी चे, छ, जय। पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण जय, तो विसर्ग किससे बदलेगा? ओ में। आगे क्या है? जय, पीछे क्या है? सर। अब बात करेंगे सर है, सर में क्या है? ए स्वर, यानी कि ए है तो आगे क्या है? ऊ, दोनों क्या बनाएंगे? ओ। पीछे क्या बच गया? सर हलन। आगे क्या है? जय। जब जोड़ेंगे शब्द बनेगा सरोज, और सरोज में संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि। शब्द आता है मनोज। क्या आता है? मनोज। मन प्लस जय, मन से जन्म लेने वाला कौन होता है? कामदेव। कौन होता है? कामदेव के लिए कामदेव का पर्याय है मनोज। मन में जन्म लेने वाला, मन में सोते जैसा कर लेता है तो मनोज। अब देखो यहाँ पर क्या है? विसर्ग। आगे जय तीसरा वर्ण है तो विसर्ग का बन जाएगा ओ। आगे क्या है? जय। इससे पीछे क्या है? मैंने,
लेकिन ध्यान रखना मैंने में ए क्या है ए के कारण ऊ का क्या बन जाएगा ओ, और क्या बन जाएगा यहाँ पे है मन प्लस आगे क्या है जय, जब जोड़ेंगे शब्द बनेगा मनोज, और मनोज में संधि कौन सी होगी विसर्ग संधि होगी। शब्द आता है व्यय प्लस वृद्ध, व्यय प्लस वृद्ध, यहाँ पे वृद्ध व्यवर्ण है, व्यवर्ण है तो इसका क्या बन जाएगा ऊ। अब ध्यान रखना आगे क्या है वृद्ध, पीछे क्या है व्यय, व्यय में क्या है ए, इसके कारण ऊ का क्या बन जाएगा ओ, तो क्या बन जाएगा वयो वृद्ध, वयोवृद्ध में संधि कौन सी होगी विसर्ग संधि। ये था नियम नंबर 7, नियम नंबर 7। ए स्वर के साथ विसर्ग हो उसका योग ए स्वर से होता है या किसी सघोष व्यंजन वर्ण से होता है तो विसर्ग का ओ बनता है, और पीछे ए होने के कारण गुण होकर ओ बन जाता है, ऐसा हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे नियम नंबर 8 की। नियम नंबर 8 क्या कहता है, अभी तक प्रथम पद में ए स्वर के साथ विसर्ग था, अब क्या होगा प्रथम पद में ए के अलावा, ए के अलावा कोई स्वर हो और उसके साथ विसर्ग हो और उसका योग किसी भी सघोष वर्ण से होता है। सघोष वर्ण का मतलब तीसरा चौथा पांचवा ये रे ले वे और 11 स्वर, यानी किसी से होता है, यानी कुल संख्या इनकी होती है 31, 31 में से कोई भी स्वर या वर्ण योग करता है इस ए के अलावा, यहाँ पर अब ए नहीं मिलेगा, यानी कि ए नहीं मिलेगा फिर आगे आ जाएगा, तो वहां पर संधि करेंगे तो विसर्ग का रे बन जाएगा, विसर्ग का क्या बन जाएगा रे, यानी ए के अलावा कोई स्वर हो उसके साथ विसर्ग हो और उसका योग किसी सघोष वर्ण से होता है तो विसर्ग रे में आदेश हो जाता है, ऐसा हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसके उदाहरणों पे हम चर्चा करेंगे, इसके उदाहरणों पे हम चर्चा करेंगे। तो शब्द है पहला मेरे पास, उसकी हम चर्चा करेंगे। शब्द है नि है प्लस धन, पहला क्या है नी है प्लस धन, नी है प्लस धन। देखो दोस्तों प्रथम पद देखना है ए के अलावा कोई स्वर, क्या नया स्वर है उसमें ई स्वर ए के अलावा है उसके साथ एक, यानी ये बात ऐसी लिख सकता हूं मैं, यानी ये ऐसे है। आगे क्या है धन है। अब बात करें दह, दह वो तय वर्ग का चौथा वर्ण है और चौथा वर्ण हमेशा सघोष होता है तो इसका क्या बन जाएगा अलंत रे बन जाएगा, और पीछे क्या है नि, आगे क्या है धन, निर्धन, जब जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा क्या बन जाएगा निर्धन, क्या बन जाएगा निर्धन, और निर्धन में संधि कौन सी होगी स्वर विसर्ग संधि होगी, कौन सी संधि होगी विसर्ग संधि होगी। अगला शब्द है नि है प्लस अक्षर, नि है प्लस अक्षर, नि है प्लस अक्षर की बात करें तो विसर्ग किसे पहले ई स्वर है ए के अलावा है, आगे ए स्वर है, ए सभी स्वर सघोष होते हैं तो इसका क्या बन जाएगा रे, इससे पहले क्या है ने, आगे क्या है अक्षर, क्या है अक्षर। अब देखो जोड़ेंगे तो देखो जोड़ेंगे तो शब्द क्या है नी, आगे रे हलंत है, लेकिन आगे क्या मिल रहा है ए स्वर मिल रहा है तो इस रे को क्या कर देंगे पूरा, क्या बन जाएगा निरक्षर, और निरक्षर में संधि कौन सी होगी विसर्ग संधि होगी, निरक्षर का टुकड़ा करेंगे निर प्लस अक्षर। उसके बाद हम बात करेंगे अगले उदाहरणों पर। अगला जो उदाहरण होगा शब्द आता है निराशा, क्या आता है
निराशा। निराशा की बात करें तो होता है नी है प्लस आशा। क्या होता है? नी है प्लस आशा। अब नी है प्लस आशा। अब नी विसर्ग से पहले ए के अलावा स्वर है, आगे आ स्वर है, सगोश है, तो इस विसर्ग का क्या बन जाएगा? रे। पीछे क्या है? ने। आगे क्या है? आशा। क्या है? आशा। अब देखो दोस्तों, बात करेंगे कि रे हलंत है, आगे आ मिल गया तो नी रे आता है, तो आ की माता निराशा। क्या बन जाएगा? निराशा। और निराशा में संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। आगे शब्द है मेरे पास यजु है प्लस वेद। यजु है प्लस वेद। देखो दोस्तों, यजु में ए के अलावा स्वर है उ, उसके साथ विसर्ग आगे वर्ण है जो एक सगोश है, तो इसका क्या बन जाएगा? रे। आगे क्या है? वेद। पीछे क्या बचा है? यजु। जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? यजुर्वेद। क्या बनेगा? यजुर्वेद। शब्द आता है धनु है प्लस विद्या। धनु है प्लस विद्या। धनु है में उ स्वर की मात्रा है, उसके साथ विसर्ग है, आगे वह वर्ण है, तो क्या बन जाएगा इसका? रे। पीछे क्या है? धनु। आगे क्या है? विद्या। जब इसको जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा धनुर्विद्या। क्या बन जाएगा? धनुर्विद्या। क्या बन जाएगा? धनुर्विद्या। इसमें संधि कौन सी होगी? इसमें संधि होगी विसर्ग संधि। ये था नियम नंबर 8। नियम नंबर 8। अब हम बात करेंगे नियम नंबर 9 की। नियम नंबर 9 क्या कहता है कि प्रथम पद में ह्रस्व ई या ऊ स्वर की मात्रा हो, उसके साथ विसर्ग हो और आगे रे वर्ण से कोई बना शब्द आता है तो विसर्ग का रे बन जाता है और संधि पद बनाते समय ह्रस्व ए और ओ दीर्घ आदेश में बदल जाते हैं। हम बात करते हैं कि हमें जो भी प्रथम पद होगा उसकी अंतिम ध्वनि ई ह्रस्व या ऊ स्वर होगा, उसके साथ क्या होगा? विसर्ग होगा। आगे क्या होगा? रे वर्ण से बना शब्द। रे वर्ण से बना शब्द होगा। ऐसी स्थिति होगी तो विसर्ग का रे बन जाएगा और ये दोनों दीर्घ में बदल जाएंगे। किससे बदल जाएंगे? दीर्घ में। दीर्घ में बदल जाएंगे और संधि करते समय अर्ध रेखा लोप हो जाएगा। संधि करते समय अर्ध रेखा लोप हो जाएगा। प्रथम पद में ई या उ स्वर होगा, उसके साथ विसर्ग होगा, आगे रे वर्ण से कोई बना शब्द योग करता है तो विसर्ग का रे आदेश हो जाता है और संधि करते समय ह्रस्व ई दीर्घ में बदल जाएगी, ह्रस्व उ दीर्घ उ में बदल जाएगा और अर्ध रेखा लोप हो जाएगा। ऐसा हम पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं इसके उदाहरणों की। ये लास्ट उदाहरण होगा। देखो क्या है? शब्द आता है नी है प्लस रव। नी है प्लस रव। देखो दोस्तों, बात करें नीरव की। नी है प्लस रव, यानी कि विसर्ग से पहले न में ह्रस्व ई की मात्रा है, पता है ह्रस्व, उसके साथ आगे रे वर्ण से बना शब्द है, तो इस विसर्ग का क्या बन जाएगा? रे। पीछे क्या है? ने। आगे क्या है? रव। अब हमें क्या करना है? यानी कि विसर्ग से पहले ह्रस्व ई है
उसके साथ विसर्ग है, आगे र वर्ण से बना शब्द है तो विसर्ग का बन गया रे। अब इसका एक पद बनाएंगे ना, तो पद बनाएंगे तो अर्ध रे का क्या हो जाएगा लोप, और ह्रस्व ई किससे बदल जाएगी दीर्घ ई में। अब इसका कर देंगे लोप और ये ह्रस्व किससे बदल जाएगी दीर्घ में, तो शब्द बनेगा नीरव। और नीरव में संधि कौन सी होगी, नी है जोड़ रव, क्या बन जाएगा नीरव। शब्द आता है दू है प्लस रम्मे, दू है प्लस रम्मे। प्रथम पद में ह्रस्व उ है और उसके साथ विसर्ग है, आगे रे वर्ण से बना शब्द है, तो विसर्ग किसमें बदलेगा रे में बदलेगा। पीछे क्या है दो, आगे क्या है रे वर्ण से बना शब्द। जब इसका संधि पद बनाएंगे रे का कर देंगे लोप और ह्रस्व उ किसे बदल जाएगा दीर्घ में, तो क्या बनेंगे दू, आगे क्या लेंगे दूरम में, क्या बन जाएगा दूरम में। अगला उदाहरण है नी है प्लस रोग, नी है प्लस रोग। न में ह्रस्व ई की मात्रा है, साथ में विसर्ग है, आगे रे वर्ण से बना शब्द है, तो इसका बना दो रे। पीछे क्या है ने, आगे क्या है रोग। अब हमें क्या करना है संधि पद बनाना है, इस रे का क्या कर दो लोप, ह्रस्व ई को क्या कर दो बड़ी, आगे लिख दो क्या बनेगा निरोग, क्या बनेगा निरोग। तो ये हमारी संधि थी कौन सी विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि के हम 9 नियमों पे चर्चा कर ली है और आज से हमने संधि को कंप्लीट कर लिया है। और कल हम आपके लिए लेकर आए हैं संधि के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम शब्द विचार टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।